इंट्रामॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल के इंट्रा मतलब होता है अंदर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पर, तो आर्थो नाइट्रोफिनॉल जैसे है यहाँ पर, ये इनके बीच हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच ये बॉन्ड बन रहा है, ये है आर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो पहला एग्जाम्पल हो गया ये। इंट्रा मतलब होता है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, इंट्रा मतलब अंदर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, विद इन द मॉलिक्यूल। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल देखें, ये आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसे और क्या कहते हैं, इसे सैलिसिलैल्डिहाइड भी कहा जाता है, सैलिसिलैल्डिहाइड, सैलिसिलैल्डिहाइड भी कहा जाता है। तो इंट्रा मतलब होता है विद इन द मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड बन जाए। अभी इंटर पढ़ेंगे तो वो तो कई बिटवीन द मॉलिक्यूल, कई मॉलिक्यूल के बीच बनेगा। यहाँ एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड बनता है तो इसे कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये कहलाएगा इंट्रा, ये वाला भी इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बना लीजिए फटाफट। तो लिख लेंगे when hydrogen bond is formed, when hydrogen bond is formed, hydrogen bond is formed within the molecule, hydrogen bond is formed within the molecule, formed within the molecule, then it is called intramolecular hydrogen bonding, then it is called intramolecular hydrogen bonding, intramolecular hydrogen bonding. When hydrogen bond is formed within the molecule, then it is called intramolecular hydrogen bonding. तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो इसे कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। अब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, ये जो रिंग है, बेंजीन रिंग या मॉलिक्यूल, ये सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, इसे कहते हैं कीलेशन। ये प्रोसेस कहलाता है कीलेशन। तो नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे, ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, the ring is contracted, the ring is constricted लिखेंगे, the ring is due to intramolecular hydrogen bonding, the ring is constricted, constricted, constricted. It is called, it is called, it is called chelation या chelation, it is called chelation, it is called chelation. नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे, ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, द सॉल्युबिलिटी इन वाटर,
the solubility in water decreases. Solubility in water decreases. And melting point and boiling point of compound decreases. Yeah, also decreases. Melting point also decreases. तो इसकी वजह से ये जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसकी वजह से पानी में सॉल्बिलिटी भी कम हो जाएगी, साथ साथ उसका कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा. एक क्वेश्चन लिखेंगे. Which of the following is most volatile? Which of the following is most volatile? Volatile. VOLATILE. तो ये सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वोलाटाइल. तो पहला आर्थो नाइट्रोफिनॉल, दूसरा मेटा नाइट्रोफिनॉल, तीसरा पैरा नाइट्रोफिनॉल. पहले में सेकेंड पोजीशन में लगा हुआ नाइट्रो, तो ऐसा कहता है आर्थो, थर्ड पोजीशन पर मेटा और फोर्थ पोजीशन पर पैरा. तो इनमें सबसे ज़्यादा वोलाटाइल कौन है? वोलाटाइल मतलब क्या होता है पहले ये समझे. हाँ, जो वेपर में बदल जाए, जो आसानी से वेपर में बदल जाए. मोस्ट वोलाटाइल मतलब जो सबसे आसानी से वेपर में कौन बदलेगा? जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा. भाई जिसका सबसे कम होगा वो जल्दी बदल जाएगा वेपर में. अगर एक का मान लो 30 है, एक का 40 है, एक का 50 है, तो 30 वाला सबसे पहले वेपर में बदलेगा, 40 वाला उसके बाद, 50 वाला उसके बाद है. तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा वो जो है मोस्ट वोलाटाइल होगा जाकर. और अभी हमने पॉइंट क्या दिखाया कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? डिक्रीज कर जाता है. तो अभी हमें ये देखना है कि इसमें सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा. जिसका सबसे कम होगा वही मोस्ट वोलाटाइल होगा. तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? ये देखना पड़ेगा सबसे स्ट्रांग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें तीनों में से किस में है स्ट्रांग. हाँ, तो स्ट्रांग चूंकि सबसे करीब है, ये यहाँ सबसे करीब है, तो यहाँ पर सबसे स्ट्रांग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और जब स्ट्रांग इंट्रामॉलिक्यूलर है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? सबसे कम होगा. इन तीनों में सबसे कम होगा. और जब सबसे कम होगा तो इसलिए जल्दी की क्या हो जाए? वेपर में बदल जाएगा जाकर. तो इसके सामने लिख लेंगे इट हैज़ strongest intramolecular hydrogen bonding, so it has lowest boiling point. Therefore, it is most volatile. इसलिए it has weakest intramolecular hydrogen bonding, so it has
हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, therefore it is least volatile. तो ये ध्यान रखेंगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वजह से सॉल्बिलिटी भी डिक्रीज होती है और बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर। ऑल थ्री हैव सेम वोलेटिलिटी, सेम वोलेटिलिटी। अब दूसरा है सेकेंड टाइप का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो है इंटर मॉलिक्यूलर, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब नाम से ही जाहिर है इंटर मॉलिक्यूलर मतलब कई मॉलिक्यूल के बीच में लगेगा ये, जैसे H2O होता है, अब HOH, 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 हाइड्रोजन बॉन्ड को एक डॉटेड लाइन से छू किया जाता है, ये बना। ऐसे अब देख लें दूसरा HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, ऐसे हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये भी बनाएंगे इंटर मॉलिक्यूलर। कई मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में जुड़ जाएंगे, कई मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे अमोनिया, अमोनिया में भी होता है, ये अमोनिया है, अब ये H, ऐसे। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच अमोनिया में भी ये बनता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे ही C2H5OH इथाइल अल्कोहल या एथनॉल अल्कोहल में भी बनता है। ये तो कई मॉलिक्यूल के बीच जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है बिटवीन द मॉलिक्यूल, तो इसे कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर। तो इंट्रा और इंटर में यही फ़र्क है, इंट्रा में तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बनता है और इंटर में जो होता है कई मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ये हो गया, एक मॉलिक्यूल ये हो गया, एक ये हो गया, ऐसे ये HF का एक मॉलिक्यूल ये हो गया, एक ये हो गया। कई जब जब कई मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो इसे कहते हैं
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वाटर में भी पाया जाता है, HF में है, अमोनिया में है, एल्कोहल में है। तो लिखेंगे व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, when hydrogen bonds are formed in between the molecules, when hydrogen bonds are formed, hydrogen bonds are formed in between the molecules, in between the molecules, then it is called, in between the molecules, then it is called intermolecular hydrogen bond, then it is called intermolecular hydrogen bond। intermolecular hydrogen bond। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड many molecules are interconnected, many molecules are interconnected, many molecules are interconnected, so this is called, so this process is called, so this process is called, this process is called association, 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 association। तो इसमें देखिए कई मॉलिक्यूल जुड़ते चले जाते हैं, तो कई मॉलिक्यूल ये फैलता चला जाता है, ये इसे कहते हैं एसोसिएशन। वहाँ हमने अभी लिखाया था, वहाँ पर क्या होता है, मॉलिक्यूल सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, तो इसलिए वहाँ लिखा कीलेशन, वहाँ कीलेशन कहलाता है, यहाँ कहलाता है एसोसिएशन, यहाँ पे एसोसिएशन है। नेक्स्ट पर लिखेंगे ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, solubility in water, solubility in water increases, solubility in water increases, and melting point and boiling point of compound, and melting point and boiling point of compound also increase, melting point and boiling point of compound also increase। तो उसका उल्टा है, यहाँ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ये उल्टा है, यहाँ सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएंगे जाकर। जैसे आमतौर पे ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में नहीं घुलते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक जो है कंपाउंड नॉन पोलर होते हैं आमतौर पे, और नॉन पोलर, पोलर में नहीं, वाटर क्या पोलर है, तो नॉन पोलर पोलर में नहीं घुलेंगे जाकर। लेकिन ये अल्कोहल जो होते हैं वाटर में घुल जाते हैं, तो सवाल पूछा था कि अल्कोहल वाटर में क्यों घुल जाते हैं, लोअर अल्कोहल, तो उसकी वजह क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये पानी में घुलते हैं। अमोनिया पानी में घुल जाती, बहुत ज़्यादा अमोनिया वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है, क्यों, इसी वजह से, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में। और एक सवाल होता है, जैसे 16 ग्रुप में आप जानते हैं 16वें ग्रुप में कौन कौन एलिमेंट रखे गए हैं, 16वें ग्रुप में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम हैं, इस तरीके से। अब इनके अगर हाइड्राइड बना दें, हाइड्राइड H2O हो जाएगा, यहाँ H2S हो जाएगा, ये H2T, ये H2T हो जाएगा, ऐसी हो जाएगा। तो ये देखा गया कि ये H2S, अब वैसे तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट वो मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से बढ़ता है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ता है। तो उस हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट जो है H2S का, इसका देखिए मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 और ये 2, तो ये हो गया 18। अब इसका कितना हो जाएगा, सल्फर 32 और 2 34। तो उस हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होना चाहिए, इसका ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास से ज़्यादा क्या होता है, बढ़ने से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है।
लेकिन है उल्टा, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, इनमें सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर बहुत, वाटर का अगर बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, 2-4 डिग्री सेल्सियस होता है या माइनस में होता है, तो वाटर तो पानी में लिक्विड फॉर्म में होता ही नहीं। ये हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है ये गैस फॉर्म में होती है, क्यों? क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। जैसे टेम्परेचर आया ये जो है माइनस में होता है, इसका माइनस में है, तो इसलिए गैस फॉर्म पर जाता है। और इसका देखिए 100 होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री से क्यों है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, इसके पाए जाने में से लिक्विड फॉर्म होता। तो ये सवाल पूछा था कि H2S लिक्विड है, सॉरी गैस है, जबकि H2O लिक्विड है, क्यों? तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वजह से है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वजह से पाया। तो एग्जाम्पल कुछ लिख लेंगे, कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे। पहले लिखेंगे, पहले अमोनिया इज सो मच सॉल्युबल इन, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अमोनिया इज सो मच सॉल्युबल इन वाटर, ammonia is so much soluble in water due to intermolecular hydrogen bonding, so much soluble in water due to intermolecular hydrogen bonding, intermolecular hydrogen bonding। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में दूसरा पॉइंट, H2S is a gas, H2S hydrogen sulfide is a gas, but H2O is a liquid, but H2O is a liquid। It is due to intermolecular hydrogen bonding in water, it is due to intermolecular hydrogen bonding in water, intermolecular hydrogen bonding in water। नेक्स्ट लेंगे लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स कामा एल्कोहल्स एंड एमीन्स, alcohols and amines are soluble in water, are soluble in water because these form intermolecular hydrogen bonding, these form intermolecular hydrogen bonding with water, these form intermolecular hydrogen bonding with water। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ इसमें देखें इंटरमॉलिक्यूलर की, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर उससे कम होती है एल्कोहल्स, फिर उससे कम एमीन्स, एमीन्स में होती है। तो ये इधर से इधर जाएंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, फिर उससे कम एल्कोहल, फिर उससे कम एमीन्स। तो सबसे ज़्यादा की हो जाएगी एल्कोहल की, जैसे जैसे वो होगी वैसे वो भी हो जाएगी।
लिख लिया। तो ये तो हम लोगों ने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पढ़ लिए। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपको पढ़ाए थे। पहला नंबर 1 पढ़ाया था डिस्पर्शन फोर्स या लंदन फोर्स, दूसरा डाइपोल डाइपोल फोर्स, तीसरा डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल फोर्स, और चौथा हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में ही आएंगे जाकर। अब हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में अगला जो टॉपिक है वो है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट। और यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे गैसियस लॉज। गैसियस लॉज। और पहला है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ। तो लिखेंगे इसमें, बॉयल्स लॉ आपने पढ़ा होगा, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो लिखेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर the volume of fixed amount of a gas, volume of fixed amount of a gas is inversely proportional to, fixed amount of a gas is inversely proportional to its pressure, inversely proportional to its pressure। तो ये कह रहे हैं कि वॉल्यूम जो है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन आम तौर पे जैसे रट लेते हैं यहाँ वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, लेकिन दो कंडीशन जो है वो भी याद रखेंगे साथ में, जो हमने लिखा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। शर्त ये है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, ये शर्त हो गई। और दूसरा वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम? फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, गैस की निश्चित मात्रा होना चाहिए, फिक्स्ड अमाउंट। दो चीज़ें इसमें ध्यान रखेंगे। तो वही गड़बड़ी यहीं पे हो जाती है कि हाँ पढ़ लिया, खाली रट लिया वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी है, अब उसमें सवाल उन्होंने कुछ घुमा के पूछ दिया। तो ये है कि दो शर्तें लगी हुई। शर्तें क्या है? एक तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, साथ में जो वॉल्यूम होगा वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, गैस की निश्चित मात्रा का आयतन होगा, वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, तब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा जाकर उसके। तो यहाँ कह रहे हैं कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। इनवर्सली मतलब उल्टा, तो नीचे आएगा P। अब ये हटाएंगे तो यहाँ कांस्टेंट ले लेंगे, कांस्टेंट और 1/P। अब P को इधर ले आओ तो हो जाएगा PV इक्वल टू कांस्टेंट। ये आ गया PV इक्वल टू कांस्टेंट। हाँ वैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए P और V के बीच अगर हम ग्राफ लें, P और V के बीच ग्राफ, तो कैसा ग्राफ आएगा? देखिए ये ग्राफ हमने शुरू में जब मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाया था आपको, तो वहाँ पढ़ाया था कि जब दो क्वांटिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो, कोई भी दो क्वांटिटी में रिलेशन ऐसा हो इन्वर्सली, अगर इन्वर्सली रिलेशन है दो क्वांटिटी में,
तो उनके बीच जो ग्राफ होता है वो कैसा आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसा ग्राफ, इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये ग्राफ कहलाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ होता है। कोई भी दो क्वांटिटी हो, जैसे यहाँ तो पी ओ बी की बात हो रही है, एक्स वाई कोई हो, अगर उनमें रिलेशन ऐसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उनके बीच ग्राफ हमेशा ऐसा आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ आएगा जाकर, हमेशा जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ आएगा जाकर। जैसे ग्राफ और देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे पीवी और पी या वी के बीच ग्राफ हो, पीवी और पी और बी के बीच ग्राफ हो, पीवी या पी या वी के बीच ग्राफ हो, तो कैसा आएगा, अब पी वी इक्वल टू कांस्टेंट, पी और वी का जो प्रोडक्ट है, पी और वी का जो प्रोडक्ट है, गुणनफल प्रोडक्ट, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। तो जब कांस्टेंट है तो ग्राफ फिर कैसा आएगा, ये ऐसा बिल्कुल पैरेलल रहेगा, मतलब प्रेशर या वॉल्यूम कुछ भी बढ़ा दो, ये वैल्यू उतनी ही बने रहेगी, ऐसे, ये ऐसा आएगा कांस्टेंट, क्योंकि पी वी इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ है पी वी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, पी वी इक्वल टू कांस्टेंट। पैरेलल है ग्राफ। अब देखिए जो सवाल आया है अभी, शायद पिछले साल आया है या उससे पिछले, पी और वी के बीच ग्राफ है, ये तो ये पहला T1, फिर T2, फिर T3, यानी पहला ग्राफ एक कांस्टेंट टेम्परेचर T1 पर खींचा गया, दूसरा ग्राफ एक कांस्टेंट टेम्परेचर T2 पर खींचा गया, तीसरा ग्राफ कहाँ, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहते ही, यहाँ पे ये शर्त ही लगी हुई है, तो पहला मान तो इस पर खींचा गया। तो सवाल ये पूछा है T1, T2, T3 इनमें क्या रिलेशन होगा, तो ये ध्यान रखेंगे जो ओरिजिन से जितना दूर ग्राफ जाएगा, ओरिजिन से जितना ग्राफ दूर जाएगा उतने उसका टेम्परेचर जो है ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर T3 इज़ ग्रेटर दैन T2 इज़ ग्रेटर दैन T1, ये होगा जाकर, टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा जाकर। हाँ, ओरिजिन से जितना दूर होगा ग्राफ उसका टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा होगा जाकर। ये नीट 2021 में आया था, नीट 2021 में आया था। अब देखिए एक ग्राफ और देखेंगे कि हम अगर P इधर P ले लें और इधर 1/V ले लें, P और 1/V के बीच ग्राफ खींचें, P और 1/V के बीच, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/V, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अभी पढ़ाया नहीं कि P प्रोपोर्शनल टू 1/V, यही तो कहलाता है बायल्स लॉ, 1/V की बात कर रहे हैं, केवल V की बात नहीं कर रहे हैं, 1/V, तो 1/V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जब को दो क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती तो ग्राफ कैसा आता, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता, ऐसा, ये स्ट्रेट लाइन,
तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन। और क्योंकि यहाँ पर P प्रोपोर्शनल टू 1/V है। अब इसी में सवाल इस साल आया है, इसी साल, इसी पर सवाल इस साल आया है। अब कई टेम्परेचर पर अगर, जैसे कांस्टेंट टेम्परेचर तो यहाँ कांस्टेंट रहना ही है, कई टेम्परेचर पर खींच दिए गए। जैसे मान लीजिए ये पहला ग्राफ ऐसा खींचा गया, फिर दूसरा ग्राफ ये ऐसा खींचा गया, फिर तीसरा ग्राफ ऐसा खींचा गया। ये है 3 टेम्परेचर पर मान लीजिए खींचे गए। ये T1 है, ये T2, ये T3। अब टेम्परेचर में क्या रिलेशन होगा ये पूछा गया यहाँ पर। तो जितना स्लोप ज़्यादा बनेगा, जैसे ये मान लीजिए यहाँ θ1, ये बन रहा θ2, ये बन रहा θ3। तो जितना स्लोप ज़्यादा होगा उतना ही टेम्परेचर भी जाएगा। θ3 इज ग्रेटर दैन θ2 इज ग्रेटर दैन θ1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, T3 इज ग्रेटर दैन T2 इज ग्रेटर दैन T1, ये हो जाएगा। तो ये तो इसी साल आया है, नीट 2023 में आया था। ये नीट 2023 में ये पूछा गया था। तो इसमें स्लोप देखेंगे, स्लोप जिसका ज़्यादा होगा उतना ही टेम्परेचर की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी हमने बताया कि PV और P अभी कभी करा तो पैरेलल आता बिल्कुल। अब जैसे अलग अलग टेम्परेचर पर खींचते हैं, मान लीजिए T1, ये T2, ये थ्री टेम्परेचर तो यहाँ कांस्टेंट रहना ही है। तो ये T1 टेम्परेचर, ये T2, ये T3। तो T1 T2 में क्या रिलेशन होगा, यहाँ पर जितना ऊपर जाएगा उतना टेम्परेचर बढ़ेगा। तो T3 इज ग्रेटर दैन T2 इज ग्रेटर दैन T1, ये ऐसा आएगा। तो एक पॉइंट लिख लेंगे यहाँ पर, लेंगे द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, graph between pressure and volume at constant temperature, pressure and volume at constant temperature, at constant temperature is called isotherm, is called isotherm, isotherm। तो चूंकि यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच ग्राफ खींच रहे हैं, हर कंडीशन में टेम्परेचर कांस्टेंट है, बायस लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो P प्रेशर और वॉल्यूम के बीच जो कर्व होता है, खिंचाता है, वो कहलाता है आइसोथर्म। आइसो मतलब सेम और थर्म मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर इसमें सेम रह जाकर। अब देखिए, अभी बताया आपको बायस लॉ जो है बताया कि PV इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। PV इक्वल टू कांस्टेंट हम K ले लें, K यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट। तो ये जो PV इक्वल टू कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी,
इस कांस्टेंट जो पी वी इक्वल टू कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? जो एक तो हमने जो दो चीज़ें यहाँ जो कंडीशन ली हैं, एक तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिया, नहीं लिया, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कंडीशन लिखाई थी उस पर, दूसरा टेम्परेचर पर, तीसरा, तीन चीज़ों में डिपेंड करेगी। तीसरा पी और वी की हम यूनिट क्या ले रहे हैं, इनकी जो मात्रक है यूनिट क्या इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर। तो तीन चीज़ों पर के की वैल्यू डिपेंड करेगी है। पहला है अमाउंट ऑफ गैस या क्वांटिटी ऑफ गैस, दूसरा टेम्परेचर, और तीसरा यूनिट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट पर। तो ये लिख लेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ पी वी इक्वल टू के लिखें, पी वी इक्वल टू के, और लिखेंगे, अब नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट के, द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट के, वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट के डिपेंड्स अपॉन, कांस्टेंट के डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन amount of the gas, amount of the gas, कहाँ बनाएंगे, temperature of the gas, temperature of the gas, and the units in which P and V are expressed, and the units in which P and V are expressed, units in which P and V are expressed, P and V are expressed। तो देखिए अभी हमने लिखा, आप जानते हैं कि पी वी इक्वल टू कांस्टेंट के, और आप जानते हैं कि वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, मास अपान डेंसिटी, यानी V इक्वल टू एम अपान डी ले लें हम, तो V की जगह पे रखें यहाँ एम अपान डी, तो P एम अपान डी इक्वल टू के, तो D इक्वल टू क्या आ जाएगा जाकर, D इक्वल टू, तो एम अपान के इंटू पी, एम अपान के इंटू पी, ये D इक्वल टू आया। अब फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, अब गैस की अगर हम फिक्स्ड अमाउंट मान लें, तो जब फिक्स्ड अमाउंट है तो ये एम अपान के, जब अमाउंट हमने फिक्स कर दी बिल्कुल, तो फिक्स होने मतलब ये एम की वैल्यू भी फिक्स हो गई, कांस्टेंट हो गई। अब के तो है ही कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा, एम अपान के क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब जब ये कांस्टेंट हो जाएगा तो आप कांस्टेंट हटाओगे तो डी प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, डी प्रोपोर्शनल टू पी, यानी डी प्रोपोर्शनल टू पी। तो कहने मतलब है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस की जो डेंसिटी होती है वो उसके प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी गैस के फिक्स्ड अमाउंट की जो डेंसिटी होगी वो उसके प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो लिख लें, तो लिख लेंगे दिस शोज दैट, दिस शोज दैट, दिस शोज दैट at a constant temperature, this shows that at a constant temperature, at a constant temperature कहाँ लाएंगे, pressure is directly proportional to the, pressure is directly proportional to the, pressure is directly proportional to the
डेंसिटी ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द गैस, प्रेशर डेंसिटी ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ द गैस, डेंसिटी ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस, मास ऑफ द गैस, फिक्स्ड मास ऑफ द गैस। या डेंसिटी कहते प्रेशर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल या डी डायरेक्ट, मत बात एक ही हो, तो वो तो एक ही बात है जाकर। तो ये तो बायल्स लॉ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, बायल्स लॉ जो है। अब चार्ल्स लॉ फिर कल पढ़ेंगे, देखो।